नमस्कार मित्रों। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पृष्ठी रे ऑफ लाइट पे। आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के, जिसका शीर्षक है भारत का पहला भूतापीय विद्युत संयंत्र। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में सभी लोग पूरे हिंदुस्तान भर में घर घर तिरंगा और ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देने वाला हूँ कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद आज भारत का पहला भूतापीय विद्युत संयंत्र अपना मूर्त रूप लेने लगा है। ऐसा नहीं है कि पहले प्रयास नहीं किए गए, पहले प्रयास किए गए बहुत सारे, पर अब धरातल स्तर पर इसमें काम जो है वो मतलब अभी शुरू हुआ है। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन लेक्चर की। सबसे पहले मैं आपको रोड मैप बता दूं कि मैं इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हम बात नहीं करेंगे, मात्र 10 मिनट के अंदर पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है। ठीक है ना। फिर ये जियोथर्मल एनर्जी जो है वो किस किस काम आती है, क्या क्या एप्लीकेशन है उसकी, और ये कहाँ मिलती है, इसके सोर्सेस कहाँ पर हैं। उसके बाद एक बेसिक जियोथर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है उसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा। और फिर हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली पहला पावर प्लांट शुरू होने वाला है उसकी थोड़ी सी डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम जियोथर्मल एनर्जी को डिफाइन करें तो सबसे पहले जो जियोथर्मल वर्ड है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो और दूसरा है थर्म। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी। ठीक है ना। और थर्म का मतलब होता है हीट यानी कि गर्मी। तो बहुत ही सिंपल सादा सा इससे अर्थ निकलता है, एनर्जी अवेलेबल इनसाइड द अर्थ। ठीक है ना। ऊर्जा जो पृथ्वी की गर्मी से प्राप्त होती है उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर बहुत सारी ऊर्जा विद्यमान है अलग अलग गहराई के ऊपर। उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके द्वारा हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या और किस उपयोग में ले सकते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, इसकी दो तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। एक तो होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर हीटिंग फॉर बिल्डिंग्स है, जहाँ हॉट स्प्रिंग्स है उसको स्पा के रूप में काम लेते हैं। हीटिंग वाटर एट फिश फॉर्म्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी ये काम आता है। ठीक है ना। इनडायरेक्ट एप्लीकेशन की हम बात करें तो इस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, यानी कि बिजली बनाने के लिए। हम मेनली उसी पे फोकस करेंगे। आगे चलते हैं। तो देखिए, अगर हम जियोथर्मल रिसोर्स की बात करें या सोर्स की बात करें तो बेसिकली इट इज एन रिजर्वायर इनसाइड द अर्थ। ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर, उसके गर्भ के अंदर जो हीट एनर्जी है वहां पर वो सोर्स होता है, फ्रॉम विच द हीट एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड। उसको कैसे निकाला जाए, एंड इट इज यूटिलाइज फॉर वेरियस पर्पज। बहुत सारे पर्पज हैं, जैसे कि हमने देखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीटिंग है और फिर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर है। ठीक है ना। अगर हम इन सोर्सेज को क्लासिफाई करें तो मुख्य रूप से चार पांच तरह के ये सोर्सेज बनते हैं। पहला है आपका वेपर डोमिनेटेड, हॉट वाटर, हॉट ड्राई रॉक एंड मैग्मा। वेपर डोमिनेटेड का मतलब होता है यहाँ पर डायरेक्ट आपको स्टीम अवेलेबल है, कहीं कहीं स्टीम अवेलेबल होती है, कहीं कहीं हॉट वाटर अवेलेबल होता है। और ज़्यादा गहराई में जाओ तो आपको ड्राई रॉक मिलेगी, और अर्थ के अगर कोर में जाओ तो वहाँ पर आपको मैग्मा यानी कि जो लावा है वो मिल जाता है। ठीक है ना। ये दो तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। पहली जो ऊपर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो पानी यहाँ पर जमीन के अंदर है वो कंटिन्यूस उबलता रहता है और यहाँ से हीट जनरेट होती है। ठीक है ना। इसको वाटर प्लस स्टीम दोनों का मान सकते हैं। कहीं कहीं जगह ऐसी होती है जहाँ डायरेक्ट स्टीम अवेलेबल है, तो इनको पाइपलाइन के थ्रू हम, अगर हम किसी सहायता से स्टीम की तरफ, टरबाइन की तरफ भेज दें तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना। डिफरेंट एरियाज हैव डिफरेंट थर्मल ग्रेडियंट्स। एक्चुअली कोई भी अगर आप एनर्जी की बात करो, मान लीजिए हम सोलर एनर्जी की बात करें या हम विंड एनर्जी की बात करें, ठीक है ना, तो इनका जो उपलब्धता है इनकी, ठीक है ना, कहाँ कहाँ ये होती है अवेलेबल, वो डिपेंड करता है जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से। सिमिलरली इन केस ऑफ जियोथर्मल सोर्स डिफरेंट एरियाज हैव डिफरेंट थर्मल ग्रेडियंट्स। ठीक है ना। तो अलग अलग यूटिलाइजेशन पोटेंशियल हर जगह अलग अलग है, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ मतलब डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में चार पांच तरह के सोर्स आते हैं, जैसे सोलर है, विंड है, बायोमास है और हाइड्रो। ये चार तरह के सोर्सेज तो डेवलप होते आए हैं और इनके बहुत सारे प्लांट अभी भी एग्जिस्टिंग है, ऑपरेशनल है। परंतु दो एनर्जी ऐसी है जैसे जियोथर्मल और दूसरे ओशियन, इनका पोटेंशियल तो है, सर्वे तो हुआ है, परंतु धरातल स्थल पे आज की तारीख में कोई भी कॉमर्शियल पावर प्लांट नहीं है।
एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज कंसर्न, तो जियोथर्मल के केस में जो पहला पावर प्लांट है उसकी जो आधारशिला है बहुत पहले रखी गई, कई तरह के कागजी कार्रवाई हुई और इसको जो काम शुरुआत है वो अभी रिसेंटली हुआ है 2 दिन पहले ही, ठीक है ना। उसकी हम चर्चा करेंगे आगे। अगर हम जियोथर्मल पावर प्लांट को क्लासिफाई करें अलग अलग पोटेंशियल के हिसाब से, अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से, तो ये प्लांट भी 4 तरह के होते हैं। पहला है ड्राई स्टीम पावर प्लांट, जहाँ पर आपको केवल स्टीम मिले, सूखी स्टीम जिसे कहते हैं, उसको हम डायरेक्टली टरबाइन के ऊपर डाल करके थ्रू पाइपलाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एक होती है फ्लैश स्टीम, जहाँ पर आपको स्टीम तो है लेकिन वो ड्राई नहीं है, मतलब वेट स्टीम है और वाटर साथ में रहेगा, तो यहाँ पर एक सेपरेशन करके इनको अलग अलग करके फिर अपन यूटिलाइज करते हैं। बाइनरी फ्लूइड पावर प्लांट के अंदर वो लोकेशंस हैं जहाँ पर हॉट वाटर अवेलेबल है कम टेम्परेचर के ऊपर, तो वहां पर अपन एक बाइनरी फ्लूइड काम में लेकर के, जो कि पानी से भी कम टेम्परेचर के ऊपर बॉईल होता है, उस तरह से एक नई टेक्निक है, उससे हम काम लेते हैं, ठीक है ना। फिर है प्री हीट के अंदर सेकेंड और थर्ड दोनों को कंबाइन करके अपन यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, केवल मैं आपको बेसिक प्लांट एक बता देता हूँ किस तरह से ये काम करता है, ठीक है ना। देखिए ये जमीन के अंदर की स्थिति है, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे है मैग्मा, फिर है हॉट ड्राई रॉक और उसके बाद में फिर आपका है हॉट वाटर। तो ये मान लीजिए अपने पास स्टीम वाला एक रिजर्वायर है, यहाँ से डायरेक्ट स्टीम ऊपर की तरफ अपने नेचुरल प्रेशर की तरफ चढ़ती है। अगर आप पाइपलाइन खोदते हैं इस स्टीम को फिर टरबाइन पे भेजा जाता है, जहाँ से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और फिर जनरेटर की सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी काट सकते हैं, ठीक है ना। जो एग्जॉस्ट है स्टीम का, टरबाइन का, उसको वापस एक वेल के थ्रू अंदर भेजा जाता है ताकि वो जो सोर्स है वो डिप्लीट नहीं हो, कभी खत्म नहीं हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पावर प्लांट की। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड के अंदर देखें तो लाड्रेलो एक जगह है इटली के अंदर, जहाँ सबसे पहला पावर प्लांट दुनिया का बना 1904 के अंदर, ठीक है ना। वैसे अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट अभी लीडिंग मोड में है। इसके अलावा कैलिफोर्निया के अंदर भी बहुत सारे गीजर्स सैन फ्रांसिस्को में देखे गए हैं। आइसलैंड के अंदर भी बहुत सारी बिल्डिंग्स और स्विमिंग पूल्स हीटेड विद जियोथर्मल हॉट वाटर हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी उसकी एप्लीकेशंस हैं अलग अलग देशों के अंदर। अब भारत के अंदर क्या स्थिति है उसको देखते हैं। देखिए भारत के अंदर जो सर्वे हुआ, जो डेटा अवेलेबल है जियोलॉजिकल और जियोकेमिकल, शैलो जियो फिजिकल ड्रिलिंग डेटा जो अवेलेबल है, उसके अनुसार हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 11,000 मेगावाट का पोटेंशियल अवेलेबल है। मतलब इतनी एनर्जी अपन जियोथर्मल के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा 200 से ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से। अलग इनके जो टेम्परेचर रेंज है वो 40 से लेकर 100 के आसपास है, 110 भी है कहीं पर। तो इतना सारा पोटेंशियल है, लेकिन हम फिर भी बहुत सारे रीजन्स हैं, पॉलिटिकल रीजन्स हैं, सोशल रीजन्स हैं, उनके कारण हम आज भी मतलब धरातल के ऊपर एक भी प्लांट नहीं बना सके। अब थोड़ी सी जो प्रोग्रेस हुई है और भारत ने किस तरह से इसको मूर्त रूप देने के लिए आगे बढ़े, उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो पोटेंशियल साइट्स हैं जहाँ जहाँ जियोथर्मल एनर्जी अवेलेबल है, उसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख में पूगा वैली नामक जगह है, यहाँ पर पोटेंशियल है। उसके बाद मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, तत्तापानी छत्तीसगढ़, बारकेश्वर वेस्ट बंगाल, तुवा गुजरात, उन्नई महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है ना, जलगांव महाराष्ट्र, और ये आपके राजगौर और मुन्नेर बिहार के अंदर। तो सबसे पहला जो प्लांट बनने जा रहा है वो बेसिकली पूगा वैली में ही बनने जा रहा है, ठीक है ना। अब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं। देखिए 2015 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिसे हम MNRE के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक पॉलिसी ड्राफ्ट करी जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर। उसमें क्या कहा गया कि हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनेगा जियोथर्मल पावर प्लांट के अंदर बाय इंस्टॉलिंग जियोथर्मल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट इन द इनिशियल फेज ऑफ टिल 2022। 2022 अभी चल रहा है। इस ड्राफ्ट पॉलिसी को हम देखें 7 साल पहले जो बनी, स्थिति आप लोगों के सामने है। हम ग्लोबल लीडर की बात कर रहे थे, 1000 मेगावाट प्लांट इंस्टॉल करने की बात कर रहे थे, और 2022 के अंदर आज की तारीख में एक भी प्लांट है नहीं, ठीक है ना। चलिए कोई भी नहीं, आगे बढ़ते हैं, 2015 से आगे बढ़ेंगे। 2015 दिसंबर के अंदर पेरिस के अंदर जो क्लाइमेट समिट हुआ है ना, कोप के अंदर 21 के अंदर, तो उसके अंदर हर एक देश को ग्रीन हाउस एमिशन रिड्यूस करने के लिए, ग्लोबल टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए कुछ टारगेट्स दिए गए। तो वहाँ पर भारत ने भी बहुत सारे टारगेट्स रखे हैं, जिसके अंदर कहा गया कि हम 2030 तक मेगावाट तो छोड़िए 10 गीगावाट की बात करेंगे, ठीक है ना। ये भी एक
टारगेट सेट किया हुआ है। आगे चलते हैं। उसके बाद में 2007 के अंदर, ठीक है ना, ये आइलैंड के साथ एक इंटरनेशनल एमओयू साइन हुआ है, जिसके अंदर कहा गया है कि हम आइलैंड के साथ मिलकर के, क्योंकि आइलैंड के अंदर बहुत सारा स्कोप है और वो लोग काम भी कर रहे हैं इसके ऊपर, तो हम इनके साथ मिलकर के कोलैबोरेशन के अंदर हम काम करेंगे। ये 2007 का एमओयू है, ठीक है ना। फिर आपके 2018 के अंदर अगर हम बात करें तो आइलैंड और इंडिया ने जो पहले 2007 में एमओयू साइन किया, उसके अंदर कुछ उसको वापस रिन्यू किया और कुछ संस्थाएं वहाँ की और कुछ अपनी संस्थाएं, जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जियोथर्मल एनर्जी अहमदाबाद को इसमें शामिल किया गया और इन लोगों ने फिर काम शुरू किया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जो रिसेंट एमओयू साइन हुआ है उसके हिसाब से क्या हुआ। 7 फरवरी 2021, मतलब आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट एवर जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज साइन। किस किस के बीच साइन हुआ, कौन कौन सी संस्था है, आगे बढ़ते हैं। इसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ एनर्जी सेंटर ONGC, इन तीनों ने मिलकर एमओयू साइन किया। कब किया? 7 फरवरी 2021 को। और लद्दाख के अंदर जो पुगा वैली में जो प्लांट है उसको बनाने का जिम्मा ONGC को दिया गया है, जो कि एक चरणबद्ध तरीके से अपना काम शुरू करेगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। देखिए, लद्दाख बेसिकली आपके जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर है, तो लद्दाख और लेह से इसके पूर्व में हम देखें तो 170 किलोमीटर दूर पुगा वैली नामक जगह है। यहाँ पर मेजर जो है ना देखा गया है सोर्स फॉर पावर जनरेशन। अब जो अंतिम स्लाइड है मैं आपको बता देता हूँ। अभी रिसेंटली 14 फरवरी को आप देख सकते हैं, लोकल हमारा जो दैनिक भास्कर अखबार है उसके अंदर ये इसकी डिटेल आई है कि समुद्र तल से 4400 मीटर की ऊंचाई पर जमीन की गर्मी से बिजली बनाएंगे, ठीक है ना। लद्दाख के पुगा में देश के पहले जियोथर्मल पावर प्लांट का काम शुरू हुआ गया है और विशेषज्ञ 1 किलोमीटर तक ड्रिलिंग करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली जितना डेप्थ में अपन जाते हैं उतनी ज़्यादा हमको एनर्जी मिलती है। तो अभी फिलहाल जो टारगेट है वो 1 किलोमीटर तक रखा गया है और उस पर आपको तकरीबन 100 से 110 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिल जाता है, ठीक है ना। अभी इनिशियल तौर के ऊपर 1 मेगावाट का एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। उसके बाद में जो जनरेशन होगा वो वहाँ लोकल गाँवों को बिजली देंगे, है ना। फिर धीरे धीरे इसकी ड्रिलिंग बढ़ाई जाएगी और फाइनली जो टारगेट है वो तकरीबन 100 से 200 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने का है। तो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में ये जो शुरुआत हुई है बहुत बढ़िया है। पहले जियोथर्मल के केस में अगर हम पावर जनरेशन की बात करें तो हम 0 पे थे, अब शुरुआत हुई है। तो भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है उसके अंदर एक अध्याय और जुड़ गया है जियोथर्मल एनर्जी का। तो इस बात की मैं आप सबको बधाई देता हूँ और मैं समझता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और वास्तव में अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।